सोचिए, देश भर के हजारों होनहार छात्र जो दिन रात एक करके भारत के सबसे मुश्किल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबका एक ही सपना है, एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की एक सीट। और फिर उन्हें पता चलता है कि उस दौड़ में कुछ धावकों के लिए एक अलग वीआईपी लेन पहले से ही बना दी गई है। जाहिर है, हंगामा तो होना ही था। बिल्कुल। और देखिए, इसी हंगामे से निकला भारत का एक ऐतिहासिक कानूनी मामला, एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स, जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये सिर्फ दाखिले का मामला नहीं था, ये देश के सबसे बड़े सवालों से टकरा रहा था। काबिलियत का मतलब क्या है, बराबरी का हक क्या होता है, और एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की एक तरह से कहें तो आत्मा क्या होनी चाहिए। तो आज हम इसी केस की परतें उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास इस मामले से जुड़े अदालती दस्तावेज, कुछ कानूनी विश्लेषण और लेख भी हैं। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, बल्कि ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट और बराबरी के इस तगड़े टकराव को कैसे हैंडल किया और उस फैसले ने भारत की मेडिकल शिक्षा को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वीआईपी लेन वाली बात, ये आखिर थी क्या? ये पूरा विवाद खड़ा कैसे हुआ? तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई एम्स की एक कह सकते हैं अंदरूनी नीति से। अच्छा। एम्स ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी एमडी, एमएस, इन सब में 33% सीटें उन छात्रों के लिए आरक्षित कर दी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री एमबीबीएस एम्स से ही की थी। ओहो। अकादमिक भाषा में से इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस या संस्थागत वरीयता कहते हैं। यानी एक तरह का इन हाउस कोटा। अगर आपने अपनी पहली डिग्री एम्स से की है तो पीजी में दाखिले के लिए आपके पास एक तरह का हेड स्टार्ट है। बिल्कुल। देश के दूसरे टॉप मेडिकल कॉलेजों से आने वाले छात्रों के मुकाबले आपकी राह थोड़ी आसान हो गई, भले ही एंट्रेंस टेस्ट में आपके नंबर शायद उनसे कम क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही समझा। और मजे की बात यह है कि इस नीति को चुनौती किसी बाहरी छात्र ने नहीं दी। अच्छा। बल्कि एम्स के ही छात्रों के एक गुट ने दी। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन ने ही इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, उन्हें लगा कि ये सिस्टम न सिर्फ बाहर वालों के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि संस्थान के अंदर भी एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बगावत घर के अंदर से ही शुरू हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि संस्थान के भीतर भी इस नीति को लेकर गहरा मतभेद था। बहुत ज्यादा। तो यूनियन के मुख्य तर्क क्या थे? किन आधारों पर उन्होंने इस इन हाउस कोटे को चैलेंज किया? उनके तर्क बहुत सीधे साफ और कह सकते हैं 3 मजबूत स्तंभों पर टिके थे। जब पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए एक ही ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो फिर उसमें पास होने वाले सभी छात्र एक बराबर हैं। सही बात है। आप उनमें से कुछ को सिर्फ इसलिए तरजीह नहीं दे सकते क्योंकि उनकी पिछली डिग्री एम्स की थी। ये तो सीधे सीधे बाकी छात्रों के साथ भेदभाव है। ठीक है, तो पहला पेंच था बराबरी के हक का, लेकिन मुझे लगता है मामला सिर्फ बराबरी का नहीं बल्कि काबिलियत यानी प्योर रॉ टैलेंट का भी था, है ना? बिल्कुल, यही उनका दूसरा स्तंभ था, मेरिट का सिद्धांत। यूनियन ने दलील दी कि मेडिकल का क्षेत्र, खासकर सुपर स्पेशलिटी, कोई मजाक नहीं है। यहाँ देश के सबसे तेज दिमागों की जरूरत होती है। जाहिर है। जब आप एक न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट तैयार कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं देख सकते कि वो किस कॉलेज से आया है, आप सिर्फ ये देखते हैं कि वो अपने काम में बेस्ट है या नहीं। सही। और ये जो वरीयता वाली नीति थी वो मेरिट से समझौता कर रही थी और एक तरह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक खतरा पैदा कर रही थी। और तीसरा तर्क इस नीति को मनमाना और अतार्किक बताता था, आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल। ओके। उन्होंने कहा कि इस वरीयता के पीछे कोई ठोस लॉजिक नहीं है। ऐसा कोई डेटा नहीं था जो ये साबित करता हो कि एम्स से पढ़े छात्र बाद में बेहतर डॉक्टर बनते हैं। ये बस एक तरह की पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी जिसका राष्ट्रीय हित से कोई लेना देना नहीं था। तो एक तरफ यूनियन थी जो शुद्ध योग्यता और बराबरी की बात कर रही थी, लेकिन एम्स जैसी बड़ी संस्था ने अगर ये नीति बनाई थी तो उनके पास भी तो कोई वजह रही होगी। उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा? हाँ, एम्स का नजरिया पूरी तरह से अलग था। उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क था ट्रेनिंग में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। निरंतरता मतलब? उनका कहना था कि जो छात्र एम्स से ही एमबीबीएस करते हैं वे वहां के सिस्टम, फैकल्टी, रिसर्च के तौर तरीकों और काम के कल्चर से पहले से वाकिफ होते हैं। अच्छा। तो उन्हें पीजी कोर्स में ढलने में आसानी होती है, जिससे ट्रेनिंग का कीमती समय बचता है। एक मिनट, एम्स का ये तर्क कि उनके छात्र सिस्टम से वाकिफ होते हैं, क्या ये थोड़ा कमजोर नहीं है? हाँ। क्या हम ये मान रहे हैं कि भारत के दूसरे टॉप मेडिकल कॉलेजेस से आए छात्र इतने काबिल नहीं कि वो कुछ हफ्तों में एक नया सिस्टम ना सीख सकें?
ये तो मेरिट के सामने बहुत छोटा बहाना लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और अदालत में भी इस पर खूब बहस हुई थी। अच्छा। एम्स का दूसरा तर्क था प्रतिभा को संस्थान में बनाए रखना, यानी टैलेंट रिटेंशन। उनका मानना था कि अगर वे अपने ही छात्रों को पीजी में मौका देंगे तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वे छात्र आगे चलकर एम्स में ही फैकल्टी बनेंगे और संस्थान की सेवा करेंगे। ये संस्थान के भविष्य के लिए एक निवेश की तरह था। तो मतलब एम्स इसे एक नेशनल एसेट की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे संस्था के तौर पर देख रहा था जिसे अपनी विरासत और अपने लोगों को सहेजना है। हाँ, एक तरह से। ये दो बहुत अलग-अलग नजरिए हैं। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा सीमित स्तर पर करना, यानी सिर्फ 33% सीटों पर, ये कानूनन जायज है और देश के कई दूसरे संस्थानों में भी ऐसी प्रथाएं चलती आ रही हैं। तो मामला साफ था। एक तरफ थी देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को चुनने की दलील और दूसरी तरफ थी संस्थान की ट्रेनिंग और भविष्य को मजबूत करने की दलील। तो अब मंच तैयार था। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल था। एक तरफ समानता का मौलिक अधिकार और मेरिट का अकाट्य सिद्धांत, दूसरी तरफ संस्थान की अपनी स्वायत्तता और भविष्य की चिंताएं। अदालत ने इस धर्म संकट को कैसे सुलझाया? आखिरकार फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही जोरदार, स्पष्ट और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अच्छा। बिना किसी लाग लपेट के कोर्ट ने एम्स की संस्थागत वरीयता वाली नीति को पूरी तरह से रद्द कर दिया। पूरी तरह से रद्द? हाँ, पूरी तरह से। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की लगभग सभी दलीलों को सही माना। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला? कोई बीच का रास्ता नहीं। अदालत ने 4 मुख्य बातें कहीं। पहली, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल जैसे सुपर स्पेशलिटी कोर्स में किसी भी तरह के संस्थागत आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। ओके। दूसरी, इन कोर्सेज में चयन का एकमात्र मानदंड मेरिट और सिर्फ मेरिट होगी। और वो कैसे तय होगी? वो राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा से तय होगी। और एम्स के राष्ट्रीय चरित्र के बारे में क्या कहा? ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। अदालत ने कहा कि एम्स संसद द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह किसी एक शहर या राज्य की संपत्ति नहीं है, यह पूरे देश की धरोहर है। इसलिए इसका दरवाजा देश की हर प्रतिभा के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। बिल्कुल सही बात है। एम्स अपने ही छात्रों का पक्ष लेकर अपने राष्ट्रीय चरित्र को कम नहीं कर सकता। और चौथी बात, कोर्ट ने साफ कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। तो ये उन हजारों मेधावी छात्रों के साथ भेदभाव है जो एम्स से नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल। वाओ, ये तो एक तरह से एम्स की पॉलिसी पर नॉकआउट पंच था। तो क्या इस फैसले का असर सिर्फ एम्स तक ही सीमित रहा या देश भर के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी हड़कंप मच गया? नहीं, इसका असर बहुत दूर तक गया। इस फैसले ने एक तरह से पूरे देश के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, खासकर राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए। इसने ये स्थापित कर दिया कि उच्च शिक्षा के शिखर पर काबिलियत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये तो साफ हो गया, लेकिन मुझे ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि जज इस नतीजे पर क्यों पहुंचे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। What was the core philosophy behind the strong judgment? यहाँ अदालत का तर्क बहुत गहरा और दूरदर्शी है। उन्होंने सिर्फ इस केस का फैसला नहीं सुनाया, बल्कि भविष्य के लिए कुछ कह सकते हैं सुनहरे सिद्धांत स्थापित किए। जैसे कि? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसे हम आरक्षण का उल्टा पिरामिड कह सकते हैं। आरक्षण का उल्टा पिरामिड, ये सुनने में तो काफी दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शिक्षा का स्तर जितना बुनियादी होगा, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा होगी, जैसे स्कूलों और ग्रेजुएशन में। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप विशेषज्ञता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, सुपर स्पेशलिटी, ये पिरामिड उल्टा होता जाता है और आरक्षण की गुंजाइश कम होती जाती है। अच्छा। शिखर पर जहां आप एक रॉकेट साइंटिस्ट या एक ब्रेन सर्जन बना रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ उत्कृष्टता और राष्ट्रीय हित को देखा जाएगा, क्योंकि वहां एक छोटी सी भी चूक की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल। ये बहुत ही तार्किक और शक्तिशाली विचार है। तो मतलब देश की नींव को मजबूत करने के लिए अवसर की समानता और शिखर पर पहुंचने के लिए योग्यता की समानता। दूसरा सिद्धांत इसी से जुड़ा था, उत्कृष्टता में राष्ट्रीय हित। अच्छा। अदालत ने कहा कि जब बात सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाने की हो, तो ये सिर्फ कुछ छात्रों के करियर का सवाल नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। देश को सबसे अच्छे डॉक्टर मिलने चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए हों। हाँ। इस राष्ट्रीय हित के सामने किसी एक संस्थान का हित छोटा पड़ जाता है। और समानता के अधिकार पर उनकी टिप्पणी क्या थी?
क्या उन्होंने एम्स के निरंतरता वाले तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया? हाँ, पूरी तरह से। अदालत ने इसे एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी से समझाया। वो क्या थी? उन्होंने कहा, मान लीजिए ये ओलंपिक की 100 मीटर की दौड़ है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि एक धावक हमारे अपने स्टेडियम में ट्रेनिंग करता है तो उसे 10 मीटर आगे से दौड़ने का मौका मिलेगा। सही बात है। रेस तो एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू होगी ताकि ये पता चल सके कि सबसे तेज कौन है। इसी तरह एम्स के छात्रों और बाहर के छात्रों के बीच कोई कृत्रिम दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। समानता का मतलब है सबके लिए एक ही स्टार्टिंग लाइन। तो आखिर में इस फैसले का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर कुल मिला के क्या और कैसा असर पड़ा? आज 2 दशक बाद हम इसके महत्व को कैसे देखते हैं? इसका प्रभाव बहुत गहरा और ज्यादातर सकारात्मक रहा है। सबसे पहले इसने मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरिट के सिद्धांत को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया कि जब विशेषज्ञता की बात आएगी तो काबिलियत ही पहली और आखिरी कसौटी होगी। और संस्थागत आरक्षण के भविष्य पर क्या ये पूरी तरह खत्म हो गया? देखिए, पूरी तरह से तो नहीं। बाद के कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तरीय कॉलेजों के लिए कुछ सीमित छूट दी है। अच्छा। लेकिन एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के लिए इस फैसले ने दरवाजा लगभग बंद कर दिया। ये आज भी एक मजबूत प्रेसिडेंट या मिसाल है। तो जब भी कोई संस्थान इस तरह की वरीयता देने की कोशिश करता है, हाँ, तो इस केस का हवाला देकर उसे रोका जाता है। और कानूनी दुनिया में इसकी क्या हैसियत है? कानूनी तौर पर यह अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार की सबसे शक्तिशाली व्याख्याओं में से एक बन गया है। यह फैसला सिर्फ मेडिकल दाखिलों के बारे में नहीं है, यह समानता के मूल विचार के बारे में है। इसीलिए आज भी शिक्षा, सरकारी नौकरियों या किसी भी सार्वजनिक अवसर से जुड़े मामलों में एम्स स्टूडेंट्स यूनियन 2002 केस एक मील का पत्थर माना जाता है। तो संक्षेप में एम्स स्टूडेंट्स यूनियन मामले ने ये साफ कर दिया कि जब बात उच्च विशेषज्ञता और राष्ट्रीय संस्थानों की हो तो दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए और रेस के स्टार्टिंग लाइन एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल। प्राथमिकता हमेशा योग्यता को मिलनी चाहिए, ना कि किसी के बैकग्राउंड या पिछली संस्था को। ये फैसला सुनिश्चित करता है कि देश की कमान सबसे काबिल हाथों में हो, क्योंकि इसका सीधा संबंध हम सबके जीवन से है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर भी छोड़ जाता है। ये मामला योग्यता और अवसर की समानता के बीच के नाजुक संतुलन को दिखाता है। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उत्कृष्टता या एक्सेलेंस हासिल करने का रास्ता हमेशा एक ही होता है, यानी 100% शुद्ध योग्यता, या फिर संस्थाओं को अपनी प्रतिभा को संवारने, उसे अपने पास बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत छूट दी जानी चाहिए। ये एक ऐसी बहस है जो इस फैसले के 20 साल बाद भी अकेडमिक और कानूनी गलियारों में जिंदा है।